पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। मैं भी दिल्ली में ही हूं और दिल्ली से बिहार का मूड समझने की कोशिश कर रहा हूं। दिल्ली से भी मूड समझा जाना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि देश में चुनावों को लेकर सर्वे कराने वाली जितनी एजेंसियां हैं, उनके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है या मुंबई में है, या जो पोल ट्रैकर्स को लगातार देखते रहते हैं। तो थर्मामीटर में बिहार का बुखार क्या चल रहा है, यह दिल्ली से पता चलता है। कल हमारी और अजीत जी की दिल्ली में मुलाकात भी हुई। इसके बाद कई पॉलिटिकल मुलाकातें हुई हैं और कई एजेंसियों के प्रतिनिधियों से, या यूं कहें कि जो बिहार की जमीन पर बिहार का मूड भांप कर लौटे हैं, उनसे भेंट वार्ता हुई है। लाइव सिटीज की तैयारी लगातार चलती रहती है ताकि बिहार की सच्चाई, बिहार की जमीनी हकीकत को हम आपको बता सकें कि बिहार के चुनाव में। तो देखिए, बिहार का चुनाव दिलचस्प है और बिहार का चुनाव बदलता भी दिख रहा है। बिहार का चुनाव क्या नतीजे देगा, इसके संकेत कब मिलने शुरू होंगे चुनाव की तारीखों को लेकर, कि कब चुनाव की तारीखें घोषित होगी, यह सस्पेंस अब तक बरकरार है। अधिकांश लोग मान रहे हैं कि 3 से 5 अक्टूबर के बीच में चुनाव आयोग बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। देखिए, आज देश के नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ है, दिल्ली में संपन्न हुआ है और एनडीए कह रही है कि हम जीतेंगे, और जो आंकड़े हैं, जीत भी जाना चाहिए, एनडीए की तैयारी रहती ही रहती है। खैर, हम बिहार की बात करेंगे। देखिए, बिहार में राहुल गांधी ने इतने दिनों तक यात्रा की एसआईआर को लेकर। हम लोग पहले से सहमत थे कि एसआईआर से बिहार का चुनाव बहुत प्रभावित नहीं हो सकता है। बिहार के बाकी जो असली मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं, यदि उन्हें नहीं उठाया गया। फिर आपने यह भी देखा कि तेजस्वी यादव ने 10 सवाल कहे कि जनता पूछे जेडीयू और बीजेपी के आने वाले उम्मीदवारों से, उनके नेताओं से। तो वे सवाल क्या थे, इस पर भी हम लोगों ने विवेचना की। तो एसआईआर की यात्रा के बाद राहुल गांधी कहीं और गए, देश से शायद बाहर भी गए थे, वापस भी आ गए, और तेजस्वी यादव भी कुछ निजी कार्यों में व्यस्त हो गए। महागठबंधन की चाल, महागठबंधन में अब भी क्या होगा? तेजस्वी यादव उम्मीदवार घोषित होंगे, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे, मुकेश सहनी को कितनी सीटें मिलेगी, ये सारे सस्पेंस बरकरार है। उधर एनडीए में देखें तो मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं कि बिहार में एनडीए में नीतीश कुमार मालिक की भूमिका में है, कर्मचारी की भूमिका में नहीं है। तो नीतीश कुमार अब बिहार की यात्रा कर रहे हैं, रोज यहां वहां जा रहे हैं और उम्मीदवारों का ऐलान करते भी दिखाई पड़ रहे हैं। बक्सर के राजपुर में संतोष निराला को उम्मीदवार घोषित कर दिया, मुंगेर के जमालपुर में शैलेश कुमार को उम्मीदवार घोषित कर दिया, भोजपुर के जगदीशपुर में भगवान सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार घोषित किया। तो बाकी सारे इंतजार करते रहे। नीतीश कुमार को पता है कि हमें क्या करना है और नहीं करना है। मैं बात कर रहा था कि बिहार के चुनाव को लेकर जो पोल ट्रैकर्स हैं, जिसे लोग दिल्ली में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, समय समय पर उनकी रिपोर्ट्स आते भी रहते हैं। कल मैं जब कई लोगों से मिला तो उन्होंने कहा कि देखिए, पोल ट्रैकर्स में अब बहुत ज्यादा उछल-कूद दिखाई पड़ रहा है। हमने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा, यह जो 10,000 रुपए है ना, 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में चले जाने दीजिए, इसके बाद मालूम होगा कि बिहार का चुनाव बचा हुआ कितना है और बिहार के चुनाव में बढ़त कितनी है। क्योंकि पता है, कैश डिलीवरी, जब कैश ट्रांसफर होता है तो इसका महत्व सीधे बैंक में, तो इसका महत्व कितना बढ़ जाता है। और हमने और आपने दोनों ने देखा, जी जी, मीडिया रिपोर्ट्स भी है कि पिछले 2 दिनों में, आज तीसरे दिन का आंकड़ा तो आया नहीं है अभी, 40 लाख महिलाओं ने आवेदन कर दिए। और यहां वहां देखिए, ठग तो होते ही होते हैं। उन्होंने इसमें भी बिचौलिए की भूमिका शुरू की, तो बिचौलिए की भूमिका शुरू की, फॉर्म भरवाने के नाम पर ठगना शुरू किया। तो यह सरकार की जिम्मेवारी बन जाती है कि वह कैसे रोके इन्हें। और जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, जीते हुए हैं, हारे हुए हैं, उनका भी दायित्व। लेकिन महागठबंधन वालों के पसीने छूट रहे हैं कि ये 10,000 रुपए जब जाएंगे, उसके बाद होगा क्या। और हमने कहा कि देखिए, नीतीश कुमार रोज बैटिंग कर रहे हैं,
चुनाव के बाद की बैटिंग कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने अब आवाज सुनी आंगनबाड़ी सेविकाओं की, आंगनबाड़ी सहायिकाओं की, उनके वेतन-मान में भी जो उन्हें मानदेय मिलता है 7,000 रुपए से 9,000 रुपए, 4,000 से 4,500 रुपए कर दिए गए। तो दिल्ली के पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो बिहार के चुनाव को और बिहार में जो सर्वे कर रहे हैं, पोल ओपिनियन जान रहे हैं, मूड ऑफ द बिहार जान रहे हैं, वह भी कह रहे हैं कि यह 10,000 जो है ना, 10,000 जब खाते में पहुंच जाएगा, तब मालूम होगा कि बिहार के चुनाव में बचा हुआ कितना है, बिहार के चुनाव का संघर्ष कैसा है और बिहार के चुनाव में बढ़त किसकी है। अजीत जी, आगे आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम लोग दिल्ली में हैं और आज देश को नया जी। उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। हम लोग का प्रोग्राम ऑन एयर होगा, हो सकता है उस समय तक नया उपराष्ट्रपति देश को मिल गया हो, क्योंकि चुनाव के बाद जी। 5 बजे के बाद 6 बजे से ही गिनती शुरू हो गई। उसके बाद तो अपना 1 घंटे में नतीजे आ जाएंगे, क्योंकि 750 के करीबी वोट गिनने हैं। तो जी। नया उपराष्ट्रपति देश को मिल जाएगा और ये भी एक मैसेजिंग है बिहार चुनाव के लिए। सबसे पहला जो दोनों तरफ से जो इतनी तैयारी हो रही थी, प्रधानमंत्री 2 दिन से जो बैठ रहे थे लगातार, 2 दिन की कार्यशाला में शामिल हुए, उधर कांग्रेस की भी कार्यशाला हुई, सबने अपना वोट एकजुट रखने की जो कोशिश की। और आज सवेरे से हम लोग विजुअल्स देख रहे थे कि कैसे नित्यानंद राय के घर पे बैठक हुई, जहां तमाम लोगों को बढ़िया भोजन कराया उन्होंने, सब लोग खुश थे। तो ये जो पोजिशनिंग हो रही थी, इसलिए कि दोनों गठबंधनों को अपना स्ट्रेंथ दिखाना था कि हम में कहीं कोई टूट फूट नहीं है। देखिए, ये कहा जा रहा था कि एसआईआर के बाद इंडिया ब्लॉक में कोई एकजुटता नहीं रहेगी, एसआईआर के बाद इंडिया ब्लॉक बिखरेगा, क्योंकि एसआईआर एक मुद्दा था, मुद्दा आधारित मामला था। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी अपोजिशन एकजुट रहा, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस सब साथ रहे। तो अपोजिशन ने भी अपनी स्ट्रेंथ दिखाई और उधर एनडीए ने भी अपनी स्ट्रेंथ दिखाई। दोनों अपनी अपनी पोजीशन पकड़ के बैठे रहे, ये बड़ी बात है। इससे ये भी अंदाजा लगता है कि बिहार का चुनाव दोनों पक्ष किस तरह से लड़ेंगे। एक तो ये बात है। हम लोग फिर आगे जो 10,000 रुपए वाली और पोल ट्रैकर की बात पर आए, उसके पहले हमारी कल बात हो रही थी, एक व्यक्ति जो दूर से रह के बिहार की राजनीति को देखता है और देश की राजनीति को देखता है, गुजरात के से उनका कनेक्शन है। उनका कहना था कि हम या कोई भी पत्रकार या कोई भी नेता अपने विजडम से और अपने ग्राउंड पकड़ से इस चुनाव को देख रहा है। यह चुनाव उससे बहुत आगे का चुनाव है। बिल्कुल। पूछा कि ऐसा कैसे, यह चुनाव हम ग्राउंड पर समझ रहे हैं, मान लीजिए ज्ञानेश्वर जी ग्राउंड पर समझ रहे हैं और हमारी समझ भी 30-35 साल 40 साल की हम लोग की राजनीति की है, तो इससे आगे का चुनाव कैसे है। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की जब से मुश्किलें शुरू हुई हैं, उनका जब से मुश्किल दौर शुरू हुआ है, उसके बाद का ये पहला चुनाव है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 सीट मिलने से प्रधानमंत्री की मुश्किल नहीं हुई थी, क्योंकि एनडीए तो चुनाव जीत ही गया। एनडीए को 293 सीटें मिल ही गई थी। मुश्किलें उसके बाद शुरू हुई हैं, जब अमेरिका ने टैरिफ लगाना शुरू किया है, जब यूरोपीय यूनियन के साथ टकराव शुरू हुए हैं, जब पहलगाम कांड हुआ, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसको लेकर के 10 तरह की बातें हुई, जब चाइना के साथ वापस आपको हाथ मिलाना पड़ा। ये तमाम जो मुश्किलें शुरू हुई, जिनसे अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना गया, 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए, नहीं रिटायर हो जाना चाहिए, जो ये तमाम जो मुश्किलें जो शुरू हुई हैं, जो अभी देखने में भले छोटी छोटी लग रही हो, लेकिन ये कई बड़ी मुश्किलें हैं। उसके बाद का ये पहला चुनाव, और ये माना जा रहा है कि इस चुनाव का इस्तेमाल प्रधानमंत्री अपनी तमाम मुश्किलों से निकलने के लिए करेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए ये चुनाव बीजेपी जिस पैमाने पर लड़ेगी, एनडीए जिस पैमाने पर लड़ेगा, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और उस तरह की तैयारी अभी दिख नहीं रही है इंडिया ब्लॉक की। जब एसआईआर का को लेकर के जब सड़क पर उतरे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, तो लगा था कि बहुत ही अच्छी बात है। ये हम लोग हमेशा यात्राओं के और इसके समर्थन में रहे कि आप जनता के बीच जाइए, जनता को एजुकेट करिए, उसका मुद्दा लेकर के जाइए। लेकिन वो क्या जमीनी मुद्दे उन्होंने उठाए नहीं। और सबसे बड़ी बात ज्ञानेश्वर जी ये हुई कि उस यात्रा के बाद का कोई फॉलोअप नहीं, कोई फॉलोअप का सिस्टम ही कांग्रेस में नहीं है कि जहां जहां से यात्रा गुजरी वहां से कोई फीडबैक लिया जाए। वहां एसआईआर को लेकर के कितनी जागरूकता आई। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आधार के दम पर आप आवेदन कर सकते हैं, जिन 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, आधार के साथ आवेदन करिए, तो कितने लोगों से कांग्रेस के लोगों ने आवेदन करा दिया। कितने ऐसे लोग खोज लिए कि जो लोग वहां रहते हैं और शिफ्ट बटा करके उनका नाम काट दिया गया है, ऐसे कितने लोगों से आवेदन कराया कांग्रेस ने। तो जब एसआईआर पर आप यात्रा कर रहे तो एसआईआर का फॉलोअप तो ये होना चाहिए ना। हमारे सामने आंकड़े आने चाहिए कि 5 लाख लोगों ने आवेदन किया, ये 5 लाख लोगों के नाम गलती काट दिए थे चुनाव आयोग ने, तो ये तो हुआ नहीं।
राहुल बिल्कुल। गांधी अपना छुट्टी मनाने चले गए, कहा गया कि वो मलेशिया में है, गए थे, जहां की हम लोगों ने देखा कि स्कूटी चलाते हुए और बरमूडा पहन करके और लोगों की भीड़ में घूमते हुए। हालांकि आज वो आए सुबह 11:15 11:30 के करीब, उन्होंने वोट डाला उपराष्ट्रपति के लिए, रात में लौटे वो। तो वो चले गए, तेजस्वी यादव अपनी अलग यात्रा निकालने जा रहे हैं। तो हम्म, जहां आपने शुरू किया यात्रा के पहले जिस जगह थे, घूम फिर करके तो वहीं आ गए। तो एक बिल्कुल। तरफ ऐसी तैयारियां हैं, दूसरी तरफ आपके अंदर जो है एक बैठक हुई जिसमें 2 अलायंस पार्टनर आपने और जोड़ लिए। अब कौन सीटें छोड़ेगा, किसके सीट के किसके खाते से आप पशुपति पारस को और हेमंत सोरेन को सीटें देंगे। तो ये हम्म, सब आपने चीजें उलझाते जा रहे हैं, सुलझाने की कोशिश नहीं हो रही है। और अब दूसरी तरफ अगर आए हम लोग, जो नीतीश कुमार की और एनडीए की तैयारी है, तो ये आपने ठीक कहा। और ये तमाम जो सर्वे करने वाली एजेंसीज हैं, उनमें से भी 1-2 लोगों से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि एकदम से पलड़ा झुक जाएगा 10,000 रुपए खाते में आने के बाद से एनडीए के पक्ष में। बिल्कुल। एनडीए के पक्ष में पलड़ा इसलिए झुकेगा क्योंकि जो हम लोग पहले से कहते रहे हैं कि एनडीए के प्रति या नीतीश कुमार के प्रति कोई ऐसी नाराजगी नहीं है जिसको वो हम्म, छोटे छोटे उपायों से दूर नहीं कर सके। मतलब जी। उनके जो समर्थक थे, उनका जो समर्थक वर्ग था, वो उनसे इतनी दूर नहीं चला गया है जहां से वापसी हम्म, नहीं हो सकती। वो जी। इतनी दूर नहीं गया है। वो हम्म, थोड़ी ही दूर निकला था, या थोड़ी ही नाराजगी हुई थी जिसको दूर करने की कोशिश शुरू हो गई। दूसरी बात ये, जो वह भी हम लोग पहले से कहते रहे हैं, लेकिन चूंकि हमने एक सर्वे करने वाले व्यक्ति से पूछा, के मुंह से सुना, कि बिहार के लोगों ने पहली बार तो मुफ्त की चीजों का स्वाद चखा है। पहली बार बिल्कुल। तो उनको, पहले तो नहीं, मुफ्त में कोई चीज नहीं मिलती थी पहले तो, और जो पेंशन थी वो 400 रुपए थी। अभी जी। 1100 रुपए जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन लोगों के खाते में आने लगी है। सबके मानदेय बढ़ा दिए गए हैं, सबके, मतलब तमाम जो हम लोग पीटी टीचर्स हो या स्कूलों के नाइट गार्ड्स हो, अब आंगनबाड़ी की सेविका है, आंगनबाड़ी की सहायिका है, इन सबके वेतन और मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। 10,000 रुपए हम्म, खाते में डाले जा रहे हैं, डाले जाएंगे इसी महीने सितंबर में ही सबके खाते में बिल्कुल। आ जाएंगे। और 40,000 महिलाओं ने उसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। इसका मतलब 40 लाख। उसको लेकर 40 लाख। 40 लाख ने, सॉरी, 40 जी। लाख ने रजिस्ट्रेशन करा लिया। 2,78,00,000 का रजिस्ट्रेशन होना है। दो वो हम्म, मतलब उतना, वो तो फिगर है ही, जो अधिकतम 2,78,00,000 परिवार हैं, तो उसमें 40 लाख ने अभी करा लिया। तो इसका, इससे अंदाजा लगता है ना कि कितनी जागरूकता आ गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों की नजर से ये ओझल है, लोग इस योजना के बारे में, ऐसा नहीं कि लोग जान रहे हैं, लोग अवेयर है कि ये योजना आई है, 10,000 रुपए मिलने वाले हैं, 125 यूनिट बिल्कुल। बिजली फ्री बिजली का लाभ लोगों को मिलने लगा है। तो ये पहली बार लोगों ने मुफ्त की चीजों का स्वाद चखा है। हालांकि ये चीज कोई मुफ्त की नहीं होती है, वो उन्हीं लोगों के टैक्स के पैसे से सरकार दे रही है। बिहार का हम्म, आदमी कितना भी गरीब होगा, 13-14 करोड़ आदमी अगर रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के लिए सामान खरीद रहा है अपना, तो उस पर तो जीएसटी दे ही रहा है ना। इनकम टैक्स जी। देने वाले भले कम हो, तो उसी के टैक्स का पैसा है। लेकिन ये हम्म, उसको नहीं मिलता था, ये उसमें उसकी हिस्सेदारी नहीं बनती थी। अब उसकी हिस्सेदारी बनी है डायरेक्ट, प्रत्यक्ष अंतरण से, जिसको डीबीटी बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लोगों के खाते में पैसे आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल। एक अपने आप में गेम चेंजर है। बिहार के लोगों को तो अंदाजा ही नहीं था। तो अब अगर जी। नीतीश कुमार ये चीजें दे रहे हैं, और एक बार और हम शायद आपसे बातचीत में हमने कहा था कि एक हम लोग के साथी पत्रकार एसआईआर पर जब घूम करके आए बिहार से, तो वो इतने हैरान थे कि बिहार के गांवों में महिलाओं के बीच में तो नीतीश कुमार की सेहत कोई मुद्दा ही नहीं है। कोई आदमी इसकी बिल्कुल। चर्चा नहीं कर रहा था। सब आदमी कह जी। रहा था कि भाई सब कुछ तो दे ही रहे हैं, सारी चीजें तो हो ही रही हैं। और अब जब हम्म, 10,000 रुपए और आ जाएंगे नीतीश कुमार के नाम से, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, उसका नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। और बिहार जी। के लोगों में अब ये तो नहीं बताना है ना कि मुख्यमंत्री कौन है आपका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार हम्म, पैसा भेज रहे हैं। ये बात अगर मतलब पहुंची जाएगी लोगों तक, तो उसके बाद क्या सेहत का मामला, या क्या उनकी निष्क्रियता का मामला, या क्या एनडीए के अंदर का कोई भी मामला मैटर नहीं करेगा। हम्म, पैसे आ रहे हैं और उसके बाद 2 लाख रुपए देने का वादा किया है। तो ये तो हम्म, अपने आप में, हम लोग इस पर बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि महिलाओं में अगर उद्यमशीलता की भावना आती है, और हमने कहा 2,78,00,000 में से 10% महिलाएं भी, मतलब 27 लाख महिलाओं को भी का भी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया जाता है और उनको 2-2 लाख रुपए मिलते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो बिल्कुल। बिल्कुल। अब तो पूरा गेम चेंजर स्कीम है ये। इसके हम्म, पहले अब एक, अब कोई अपवाद हमको ध्यान नहीं आ रहा है, ज्ञानेश्वर जी, आपको होगा तो करेक्ट करिएगा। जिस सरकार ने भी इस तरह की योजना शुरू की है, वो चुनाव जीती है, कोई सरकार नहीं हारी है, किसी अपवाद, कोई अपवाद नहीं। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। तो बिल्कुल। फिर बिहार में ही अपवाद हो जाएगा, ये मानने का कोई कारण नहीं है। हम्म, इसके बावजूद हम ये नहीं कह रहे कि एनडीए चुनाव मतलब जीती जाएगी, नतीजे उसके पक्ष में आ जाएंगे। लेकिन जहां अभी थोड़े दिन पहले स्थिति दिख रही थी कि एक एंटी इनकम्बेंसी है, वोटर फटीग है, थकान है, वोटर्स में ऊब है नीतीश कुमार के चेहरे से, नेतृत्व परिवर्तन की आहट से भी एक बड़े वर्ग में, खासतौर से ओबीसी के अंदर एक तरह की धारणा है कि मंडल की राजनीति को आगे कौन ले जाएगा,
जब नीतीश कुमार नहीं होंगे तो क्या बीजेपी ले जाएगी? ये तमाम जो शंकाएं थी, जो संशय थे, उन संशय के ऊपर पर्दा डालने का काम किया है इन योजनाओं ने, जो नीतीश कुमार ने शुरू की है, जो मानदेय बढ़ाने शुरू किए हैं। नहीं, वो तो बिल्कुल सही आप कर रहे हैं और देखिए नीतीश कुमार के साथ मोदी हैं। मोदी के खिलाफ ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जो दिखाई पड़ रहा था 2020 में नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही थी, वो दिखाई नहीं पड़ रही। इस बार सहानुभूति दिखाई पड़ रही। और देखिए मैं कल जब आ रहा था पटना से दिल्ली आ रहा था तो मेरे साथ एक सहयात्री थे शेखपुरा के फ्लाइट में। उन्होंने कहा ज्ञानेश्वर जी मैं शेखपुरा से पटना एयरपोर्ट पौने 2 घंटे में 1 घंटे 45 मिनट में पहुंच गया, यह रिकॉर्ड था। और मुझे वो दिन भी याद है कि 6-6 घंटे लगते थे, 5-5 घंटे लगते थे। तो ये तो बड़ी बात है ही। अब देखिए पूर्णिया एयरपोर्ट मिल जाएगा, पटना मेट्रो मिल जाएगा और जो बड़ी बात आपने कही कि देखिए वोटर अधिकार यात्रा में तो आपने पूरी ताकत दिखाई, पूरी संयुक्तता दिखाई कि सब हम लोग एक हैं। अब तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू हो रही है, फिर वही ढाक वही पाठ। और उधर देखिए जो एनडीए वाले लोग हैं वह विधानसभा हर विधानसभा क्षेत्र में संयुक्त सम्मेलन कर रहे हैं और उसकी तारीखें बढ़ा दी गई हैं। 16 सितंबर तक अब वो चलेंगे और वहां भी जब जा रहे हैं तो जितने गठबंधन सहयोगी दल है उनके नेता तमाम कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री की रोजगार योजना जो है, फिर बिहार को जो लेकर मुद्दे हैं उनसे सीधे रूबरू हो रहे हैं। तो आप फिर अकेले घूमोगे और यहाँ ज्वाइन चल रहा है। तो ये तो है ना, ये फर्क साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है कि अभी सहमति और सर्वानुमति जो है वह इंडिया ब्लॉक में नहीं है कि भाई हमें कहाँ क्या करना है, नहीं करना है। और देखिए ना नीतीश कुमार मैंने कहा मालिक है, वो तो उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और उस पर उसके बारे में उनकी एकजुटता पर आए उसके पहले जो आपने कहा ना ऊपर की वो पौने 2 घंटे में शेखपुरा से पहुंच गए, फिर वो उन्होंने एयरपोर्ट देखा होगा, बिहार का जो नया एयरपोर्ट बिल्कुल, बना है वो देखा होगा बिल्कुल। उन्होंने। और अब मेट्रो हुँ, शुरू होने जा पटना में मेट्रो भी लोग देखेंगे, उसका भी उद्घाटन हो ही जाएगा, चुनाव के पहले होना ही है, अभी इसी महीने होना है हुँ, हमको लग रहा है। जी, तो ये जो फील गुड फैक्टर क्रिएट किया गया है ज्ञानेश्वर जी चुनाव के पहले, ये जी, बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। इसको बड़ी बारीकी से देखने की जरूरत है। जो भी व्यक्ति हुँ, सड़क ग्राउंड पर घूम रहा है ना, वो देखे कि आपको पता है फील गुड का नारा 2004 के चुनाव में उस समय प्रमोद महाजन की टीम ने जब अटल बिहारी वाजपेयी के लिए चुनाव लड़ा जा रहा था, वो प्रधानमंत्री थे, तो फील गुड का नारा दिया गया था। हुँ, उस समय भले वो नारा फेल हो गया, वाजपेयी चुनाव हार गए थे, लेकिन हम लोग आज बहुत सारी अच्छी चीजें देखते हैं जिनकी शुरुआत 2004 के पहले हुई थी, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल। ने शुरुआत की थी। जो हुँ, भारतमाला परियोजना अभी आज जिसको हम लोग देख रहे हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जिसको देखते थे, स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना, जो सड़कें, एक्सप्रेस हुए, इन सब का जाल उस समय बिछना शुरू हुआ था। दिल्ली हुँ, में मेट्रो गली गली में पहुंची है, इसकी शुरुआत उस समय हुई थी। समय से पहले एक नारा दे दिया गया था, वो नारा नहीं चला उस समय। आज सचमुच का फील गुड फैक्टर क्रिएट हुआ है ज्ञानेश्वर जी। चुनाव में जी, कितना लाभ मिलेगा हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हुँ, आप देखिए दिवाली 22 सितंबर से जब जीएसटी में कटौती होगी, जब लोगों को जीरो जीएसटी देना होगा इंश्योरेंस पर इनकम, जो आप स्वास्थ्य बीमा करा रहे हैं, आप जीवन बीमा करा रहे हैं, आपको 18% देना होता था जीएसटी, जिसका 1000 रुपए का जिसका प्रीमियम था उसको 180 रुपया टैक्स देना होता था। जब वो बिल्कुल। जीरो होगा या बहुत हुँ, कम हो जाएगा, जब रोजमर्रा की तमाम चीजें सस्ती हो जाएंगी, तो ये एक बड़ा फील गुड फैक्टर है। हुँ, 12 लाख इनकम टैक्स में छूट है, दी गई है, और ये एक फील गुड फैक्टर क्रिएट किया गया है इससे। तो ये जो बिहार में जो नीतीश कुमार ने किया, ये महिलाओं के लिए या दूसरे लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा की पेंशन, ये फील गुड फैक्टर क्रिएट किया है। तो ये बिहार चुनाव के पहले जो फील गुड फैक्टर क्रिएट किया गया है, प्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा सुधार, अप्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा सुधार, उसके बाद मुफ्त की योजनाओं की घोषणा, तो ये इसको काउंटर करने के लिए तो आप अपोजिशन को अपनी अपनी ताकत दुगनी करनी थी ना, अपना एफर्ट दुगना बिल्कुल। करना था, हुँ, अपने प्रयासों को दुगना चौगुना बढ़ाना था। तो हुँ, ऐसा लग रहा है कि जो अपोजिशन का तमाम इसके पहले बनाया गया नैरेटिव था, उनकी जो तमाम मेहनत थी, उन पर तो पानी फिर रहा है। हुँ, अब आपके पास क्या चीज थी जिसको जिसको आप लेकर के जा सकते थे? एक तो आपके पास था कि लोकसभा चुनाव में आपने जो मुद्दा भुनाया, बिहार में चला नहीं है, तो बिहार में आप ट्राई कर बिल्कुल। सकते हैं। देश में तो चल चुका हुँ, है मुद्दा, कहते हैं वैसे हुँ, कहते हैं, ये काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती है। अब संविधान पर खतरा आप बार-बार नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन बिहार में मान लीजिए नहीं चला था, तो काठ की हांडी चढ़ाते हैं कि संविधान पर खतरा है, आरक्षण पर खतरा हुँ, है, आपसे राशन छीन लिया जाएगा, आपको संदिग्ध नागरिक बना दिया जाएगा, आपको सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं रोक दी जाएंगी। ये 10,000 के बाद क्या मिलेगा? तो हम तो बल्कि हर महीने 2,500 रुपया देंगे। कैलकुलेट हुँ, करके आप बताते कि हम 1 साल में कितना देंगे और 5 साल में कितना देंगे। आप बताते कि हम तो हुँ, 1 साल में 30,000 देंगे और 5 साल हम रहेंगे तो हम तो 1.5 लाख देंगे। ये तो 10 ही हजार दे करके चुप हो गए।
आप किसी तरह से इस फील गुड के नैरेटिव को काउंटर नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये समझ में आ गई, फील गुड के नैरेटिव को आप काउंटर नहीं कर रहे हैं। आपको भी तो अच्छा फील गुड का एहसास कराना होगा ना, बिल्कुल। तो आप नहीं करा रहे हैं। दूसरी बात अब आइए इस पर, अपोजिशन की यूनिटी पर, आप उसका भी एहसास नहीं करा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि आपने दो और पार्टियां जोड़ ली, कि अब आपके गठबंधन में 8 पार्टियां हैं, तो आकार तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन आकार ऐसा ना हो कि बेडौल हो जाए। बीमारी में भी शरीर फूलता है, तो ऐसा जी ना हो कि बिल्कुल। आपका सुगठित शरीर नहीं दिख रहा है। आपने 8-2 ले आए गठबंधन। आप अगर थोड़ी बारीकी से बात करें हम लोग, तो हेमंत सोरेन को उनकी इज्जत रखने के लिए भी 1 या 2 सीट तो देंगे ना उनको। निश्चित रूप से देंगे, निश्चित रूप से देंगे। पशुपति पारस को भी 3-4 सीट देंगे ना। तो फिर हम्म। आप किसके कोटे से सीटें दी जानी है, इसका हम्म। फैसला आप लोग कर नहीं रहे हैं। और वहां बैठक के बाद आके कह दिया मुकेश सहनी ने कि 15 सितंबर के बाद सीटों का फैसला हो जाएगा। 15 बिल्कुल। सितंबर के बाद कैसे सीटों का फैसला हो जाएगा? क्या फैसला हुआ है आपके पास? अभी तो 22 सितंबर के पहले तो कोई भी घोषणा नहीं करने जा रहा है किसी तरह की। 22 सितंबर जी। मान लीजिए नवरात्र शुरू होंगे, श्राद्ध में तो कोई किसी तरह की घोषणा नहीं करने जा रहा है। लेकिन आप एक तस्वीर तो उभरती है आपकी एकजुटता की। वो एकजुटता ना ग्राउंड पर दिख रही है, ना वो एकजुटता आपके एजेंडे में दिख रही है। भाई अभी तक तो आपको एक कॉमन मैनिफेस्टो ले आते आप, जो हमने बिल्कुल। कल पढ़ा। वो सम्राट चौधरी ने शायद कहा, उन्होंने कहा कि कभी ये लोग मैनिफेस्टो ही जारी नहीं होता है, लालू यादव और तेजस्वी यादव ये कह देंगे वो मैनिफेस्टो हो जाएगा। तो आप एक हम्म। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर के आते हो अपोजिशन की तरफ से, जैसे राहुल गांधी कहते थे कर्नाटक में जाकर के कि ये 5 गारंटी है हम लागू करेंगे। आज पहली जी। गारंटी हम अनवील कर रहे हैं। तो पहली गारंटी आप घोषणा करते, दूसरी गारंटी घोषणा करते, तब आप उसके फील गुड फैक्टर को काउंटर करते। उसके बाद साथ मिल करके जो एक रैली हुई थी, जिसके बारे में एक धारणा बन गई कि वो रैली कांग्रेस की थी, तभी तो तेजस्वी यादव को अलग से अपनी अपनी अकेले यात्रा शुरू करनी पड़ रही है कि हम आरजेडी की बिल्कुल। यात्रा करेंगे। तो नैरेटिव के स्तर पर भी, आम जनता के बीच में धारणा के स्तर पर भी ये मैसेज नहीं जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक एकजुट होकर के लड़ रहा है। और इस तरफ अगर एनडीए एकजुट हो गया, तो एनडीए के प्रति जो थोड़ी बहुत निगेटिविटी बनी थी, उस निगेटिविटी को बढ़ाने में तो आप कामयाब नहीं हुए। हम्म। अभी सारी लड़ाई हम क्या देखते हैं, हमको तो कई बार ये भी लगता है ज्ञानेश्वर जी की ये कोई पार्ट, कोई साजिश, मतलब साजिश थ्योरी जो बताते हैं, किसी स्ट्रेटजी का बिल्कुल। पार्ट तो नहीं है कि बीजेपी ने और इसने सबने ये प्लान बना रखा है कि न्यूज चैनल पर खाली एसआईआर पर चर्चा होगी। हम देखते हैं कि आरजेडी के खूब पढ़े लिखे प्रवक्ता है, अच्छे प्रवक्ता हैं, लड़कियां हैं, और जो भी प्रवक्ता लोग हैं वो खूब डिफेंड कर रहे हैं बैठ करके एसआईआर को। खूब एसआईआर पर बहस हो रही है, खूब चुनाव आयोग की धुलाई वो लोग कर रहे हैं, तरह तरह के तर्क खोज के ले आ रहे हैं। भाई उस पर चुनाव नहीं होना है, नहीं होना ऐसा है, नहीं लग रहा होना। अजीत है। जी, हाँ। आप भी इतने दिनों तक बिहार में रहे, आप चंपारण भी गए, पटना में रहे, आपके पास आकर किसी ने शिकायत की वोटर लिस्ट को लेकर के? हाँ? किसी कोई ने नहीं इक्का की। दुक्का 10,000 लोगों में मिल जाएगा, लेकिन उस मुद्दे पर तो होना ही होना नहीं है। और आपने कहा, देखिए, फील गुड फैक्टर उत्पन्न कर रही है एनडीए। और देखिए, फील गुड फैक्टर के साथ जो तेजस्वी यादव का बैगेज है 2005 का, पहले का, वह भी बता रही है। यदि आप चलिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, और सोशल मीडिया की ताकत कितनी है, या तो नेपाल ने दिखा दिया ना। कि नेपाल बिल्कुल। की सरकार ने बैन किया, तो नेपाल में कैसे जनता सड़कों पर आ गई, कितने लोग मारे गए, और फिर उन्हें वापस लेना पड़ा, नेपाल सरकार को झुकना पड़ा। तो आप चलिए सोशल मीडिया पर, तो देखिए, सोशल बार-बार हम करें, सोशल मीडिया पर या तो प्रशांत किशोर दिखाई पड़ रहे हैं, या तेजस्वी यादव दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी जब आई है, तो वह 2005 के पहले का बैगेज दिखा रही है। आज ही हम देख रहे थे कि डॉक्टर रमेश चंद्रा के अपहरण की कहानी किसी पेज से चल रही है। हैं? कि बिल्कुल। किस तरीके से वह कॉन्फ्रेंस में शामिल होने, मुझे तो भाई, मैं उस घटना को मैंने करीब से कवर किया है कि डॉक्टर अजय कुमार क्या गए, फिर कैसे उनकी किडनैपिंग हुई, कैसे उन्हें छुड़ाया गया, ये तमाम कहानियां। तो फील गुड भी आप पैदा नहीं कर पा रहे हैं, और पहले के जो काले दाग आपके हैं, वह भी जनता के सामने लाने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। और सीटों की बात आप कर रहे थे अजीत जी, हमें अभी मुकेश सहनी की पार्टी के एक नेता ने कहा 60 हमने मांगा था, 50 से नीचे अभी हम आए कहाँ हैं? 50 से नीचे अभी हम कहाँ आए हैं? और सोचिए, बातें चल रही थी कि उनके कुछ उम्मीदवारों का सामंजन हो जाएगा, तो इतनी खींचतान है। अब 50 से नीचे नहीं आए तो 40 कब आएंगे, और 40 से कम कब आएंगे? और जब ये नहीं आएंगे तो माले का क्या होगा? माले ने तो साफ साफ कर दिया, इस बार सरकार में भी मुझे शामिल होना है, और शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे विभागों पर उन्होंने अपना हाथ भी बता दिया। यह तो हमारे और आपके साथ बातचीत का ही फलाफल है। हाँ हाँ बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, अब देखिए कितना फर्क है, कितना बड़ा गैप है। आप इस गैप को कैसे दूर करेंगे? गैप 2-4 बिल्कुल। सीटों में
आके फंसता है तो कोई आदमी सुलझा देता। आप करेंगे हम 50 से नीचे आए नहीं, और हम लोग हाँ, जब थे जो बार-बार हमने एक दिन आपके साथ बातचीत में कहा भी कि ऐसा ना हो कि धोखा हो जाए, क्योंकि इधर से बिल्कुल। लोग 15-20 से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हुँ, जो बड़ी पार्टियां हैं वो 15-20 से आगे नहीं बढ़ रही हैं। आप कह रहे हैं कि 50 से नीचे नहीं चाहिए हमको, तो ये फिर हुँ, गैप कम होगा तभी तो कोई बातचीत बनेगी। तो उस पर सहमति हुँ, नहीं बन रही है, उस पर सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अपना एजेंडा लेके आना चाहिए। हर समय आप दूसरे के एजेंडे को फॉलो करते हैं, दूसरे के पिच पर जाकर के चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाई एसआईआर तो बीजेपी का पिच है ना। एसआईआर बिल्कुल। चुनाव आयोग ने, क्या बीजेपी नहीं जानती थी या चुनाव आयोग नहीं जानता था कि हम अभी चुनाव के 3 महीना या 2 महीने पहले एसआईआर करने जाएंगे तो कितना बैकलैश होगा, या इस पर हुँ, कितने हमले होंगे, इस पर कितने सवाल उठेंगे, सब पता था। इसके बावजूद लेके आए और उसमें आपको पूरी टीम को उलझा रखा है कि आप उलझे रहिए हुँ, एसआईआर में, आप एसआईआर पर यात्रा करिए आप। भाई एसआईआर अगर इतना ही बड़ा मुद्दा होता, अगर 10-20 लाख लोगों के, जेन्युइन लोगों के नाम कट गए होते तो लोग सड़क पर होते। हम अभी आपको बिल्कुल। आज अभी बता सकते हैं कि आज की या कल की रिपोर्ट है जिसमें कहा है कि कहीं भी डिस्प्रोपोर्शनेट अनुपात में कहीं भी मुस्लिम का नाम नहीं कटा है, किसी भी हुँ, कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान का नाम नहीं कटा है जिसको हुँ, उसकी आबादी के अनुपात से ज्यादा हो, जिसको आप ये कह सकें कि बहुत ज्यादा मुसलमानों के नाम काट चुके हैं। और ये खबर, ये पूरी रिपोर्ट, आधे पेज की रिपोर्ट द हिंदू अखबार ने छापी है, जिसके क्रेडेंशियल पर इंडिया ब्लॉक का कोई नेता सवाल नहीं उठा सकता है, क्योंकि सोनिया गांधी बिल्कुल। का पहला अखबार वही है, सुबह सबसे पहले द हिंदू ही पढ़ती है। कांग्रेस के सारे जी। नेता चाहते हैं कि उसमें 4 लाइन हमारा छप जाए। तो हुँ, उसकी आधे पेज में उसने ग्राफिक्स के साथ बताया कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि अनुपात से ज्यादा मुस्लिम का नाम कट गया है, किसी हुँ, दूसरी जाति का, यादव का ज्यादा कट गया है, दूसरे लोगों का कम कटा है, ऐसा कहीं नहीं है। हुँ, मतलब जो कटा है वो बड़े जेन्युइन तरीके से कटा है, और उसमें जो गड़बड़ियां हैं वो ह्यूमन एरर है, सिस्टम का एरर है, जो हम लोगों के यहाँ अक्सर होता है। जो काम करने वाला तो आदमी ही है और वही बिहार का ही आदमी है, तो उसने गड़बड़ी कर दी है। तो आप जबरदस्ती एसआईआर के मुद्दे में उलझे हुए हैं। आपको जी। अपना एजेंडा कब सेट करिएगा, आप कब अपना जो राहुल, अब तेजस्वी यादव ने जो एजेंडा सेट किया था उससे उसकी भी अब कोई चर्चा नहीं है। हुँ, बिल्कुल। आप आज की तारीख में ना रोजगार की चर्चा कर रहे हैं, ना रोजगार पर क्रेडिट ले रहे हैं। आपने 12 सवाल पूछ दिए, एक दिन 10 सवाल पूछे, उसके अगले दिन आपने 12 सवाल पूछ दिए। हुँ, तो उसी तरह के सवाल है। ये सवाल पूछने से उनको पता नहीं, किसी ने समझा दिया होगा, उनके पास ज्यादा कुछ पढ़े लिखे लोग आ गए हैं कि ऐसे ही राहुल गांधी से, माफ करिएगा, राजीव गांधी से सवाल पूछते थे, इंडियन एक्सप्रेस में सवाल पूछा जाता था, और अरुण शौरी हुँ, संपादक थे और रोज 10 सवाल छपते थे। भाई राम जेठमलानी बैठ करके सवाल बनाते थे, बोफोर्स के सारे जी। पेपर उनके पास थे, तो उससे सवाल निकाले हुँ, जाते थे और सवाल पूछे जाते थे, सरकार को घेरा जाता था, ऑब्जेक्टिविटी होती थी। लेकिन अब आपने सुन लिया कि उस समय सवाल पूछे जाते थे तो हम 10 सवाल पूछेंगे, 12 सवाल पूछेंगे, उनका कोई मतलब नहीं। आपने कहा कि पहले कहते थे कि हमारी वजह से रोजगार मिला, हम इतने रोजगार देंगे। आपने कहा, आप कहते कि हम, आप बार बार कहते कट पेस्ट की सरकार, तो अपनी योजनाओं को दोहराइए ना कि आप क्या देना चाहते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। कि हम 2,500 देंगे, हम 2,000 देंगे, हम 1 लाख रुपए देंगे। राहुल गांधी कहाँ चले गए, 8,000 रुपया महीना देने की घोषणा की थी उन्होंने कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में। उसके पहले हुँ, लोग जो, तो उन्होंने कहा था खटाखट पैसे आने लगेंगे, तो यहाँ क्यों नहीं आके अनाउंस कर रहे हैं कि भाई ये तो 10,000 आपको एक बार मिल रहा है, हम 8,000 रुपया महीना देंगे, हम आ गए तो हम 96,000 रुपया साल का देंगे। तो ऐसी कोई घोषणा करके इस समय आपको बड़ी लाइन खींचने की जरूरत थी। जो एक लाइन एनडीए की हुँ, तरफ से खींची गई है उसको छोटी करने के लिए एक बड़ी लाइन खींचने की जरूरत थी। अपना एजेंडा लेके हर जगह आप पीछे लग जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में भी यही किया कि उपराष्ट्रपति चुनाव जी। में आप रास्ता देखते रहे और उसने बाजी मार ली, उसने तमिलनाडु का उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया जहां अगले साल चुनाव है। आप उसके बिल्कुल। बाद लघु की तरह आप तेलंगाना से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार ले आए, जहां हुँ, तेलंगाना में 2028 में चुनाव होगा और आंध्र प्रदेश में 2029 में चुनाव होगा। तो आप हुँ, वहां से कैंडिडेट खोज के लिए आए जिसका कोई मतलब नहीं बना। आप कुछ नहीं कर सके, ना आप चंद्रबाबू नायडू का वोट तोड़ सके, ना वाईएसआर के जगन मोहन का वोट तोड़ सके, ना आप चंद्रशेखर राव का वोट तोड़ सके, ना पवन कल्याण का वोट तोड़ सके आंध्र प्रदेश तेलंगाना हुँ, में। तो ये पिछलग्गू का बन के रहने का एक आप का एक नतीजा है। आप अपना एजेंडा लेकर के आइए, आपके पास पॉजिटिव एजेंडा है, उस पॉजिटिव हुँ, एजेंडे को जब तक नहीं लेके आइएगा तब तक 2005 के पहले के बैगेज को भी आप नहीं उतार पाइएगा। बिल्कुल। री इन्वेंट करने की जरूरत है आरजेडी को। पता नहीं हुँ, इतने समझदार लोग हैं, इतने जुमले जुमले गढ़ने वाले लोग हैं, कहीं से कोई, आप न्यू आरजेडी क्यों नहीं, आप न्यू आरजेडी कर रहे हैं। आप नई हुँ, राजद बताइए, नई राजद का आदमी ले आइए, नई राजद का चेहरा तेजस्वी यादव हैं, उनके साथ के दूसरे लोग हैं, तमाम पढ़े लिखे लोग दिख रहे हैं। तो आप री इन्वेंट करिए ना पार्टी को, आप हुँ, पुराना बैगेज उतारिए और अपना एक एजेंडा, पॉजिटिव एजेंडा सामने रखिए। शिक्षा का एजेंडा रखिए, स्वास्थ्य का एजेंडा रखिए। आप सवाल पूछ ले रहे हैं कि आप जनता को कह दे रहे हैं कि आप सवाल पूछिए कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों चौपट है, कैसे ठीक हुँ, होगा, आपके पास क्या योजना है।
आपके पास क्या रोड मैप है? आप डिस्ट्रिक्ट नहीं वाइज नहीं, आपने क्या? भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात करें, देखिए आपके पास संसाधन ज्यादा है, आप सरकार में रहे हैं, आपके पास सूत्र ज्यादा है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर कलई खोल रहे हैं, बिल्कुल। आप अपने संसाधन और सूत्र का इस्तेमाल कर क्यों नहीं संचिकाओं के साथ बैठते हैं? आपके पास आज भी शिवानंद तिवारी हैं, जिन्होंने चारा बिल्कुल। घोटाले का पर्दाफाश करने में भूमिका निभाई थी। तौर तरीका जानते हैं, क्यों नहीं दस्तावेज के साथ आते हैं, कागजों के साथ आते हैं और कहिए कि देखिए ये हुआ है। क्यों नहीं आप पीआईएल करते हैं? कीजिए, नहीं, देखिए। ठीक बात है, बहुत बहुत सही बात हाँ, आपने कही कि आप करप्शन 20 साल जो पार्टी, जो व्यक्ति, एक व्यक्ति सरकार में रहा है, उसके खिलाफ जी, आपको मुद्दा नहीं मिल रहा है, उसके खिलाफ आपको बिल्कुल। करप्शन का केस नहीं मिल रहा है। बहुत वेग तरीके से, बहुत हुँ, अस्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि करप्शन इतना ज्यादा क्यों है। करप्शन का स्पेसिफिक एक ही केस लेकर के आइए, जो सीएजी की रिपोर्ट, जिस सीएजी की रिपोर्ट में करोड़ों रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है, खर्च होने की रिपोर्ट आ गई है, उसी रिपोर्ट को लेकर के बारीकी के साथ जनता को समझाइए कि इसमें क्या गड़बड़ी है। तो बिल्कुल। ये आप खुद ही, या तो फिर आप खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या घोटाला हुआ। आप सरकार में थे, उस समय आपके सामने बहुत सारी चीजें हुई होंगी। तो हुँ, अगर आप घोटाला नहीं खोज करके ले आ पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्लीन चिट है, पाक साफ है सरकार। बिल्कुल। स्पेसिफिक घोटाले देखिए, आप सिंपल ज्ञानेश्वर जी, ये कह देने से कि इस सरकार में बहुत घोटाले हुए हैं, बहुत भ्रष्टाचार है, उस पर कोई यकीन नहीं करते। बड़ा जनरलाइज स्टेटमेंट है, आपने एक स्वीपिंग कमेंट है जिस पर कोई यकीन नहीं करेगा। हुँ, आप राजीव गांधी पर आरोप लगा देते, कोई यकीन थोड़े करता अगर बोफोर्स का नहीं निकाल करके ले आए रहते। जी, मनमोहन सिंह पर आप आरोप लगा देते, कोई यकीन थोड़े करता अगर आप 2G का और कोयला का स्कैम खोज करके नहीं ले आए रहते। तो लालू यादव पर कोई यकीन थोड़े करता अगर आप का चारा घोटाला स्पेसिफिक खोज करके नहीं ले आए रहते। तो एक बिल्कुल। स्पेसिफिक, मायावती जब फांसी सबसे पहले जो उन पर आरोप लगे, आप ताज कॉरिडोर का घोटाला अगर स्पेसिफिक घोटाला खोज करके नहीं ले आइएगा, तो तब कोई यकीन नहीं करेगा। ये तो राह चलते हुँ, वाली बात हो गई कि राह चलते आपने कह दिया कि बहुत भ्रष्ट सरकार है, बड़े घोटाले हुए। याद कीजिए ना, आप घोटाला याद बताइए। कीजिए अजीत जी, चारा घोटाले में सुशील मोदी बैठते थे, ललन सिंह बैठते थे, बिल्कुल। सरजू राय बैठते थे, तो आज होता था कि भाई एसबी सिन्हा की कुंडली ये है, हाँ, कल होता हाँ। था आरसी राम की कुंडली ये है, शेष मुनि राम की कुंडली ये है, इनकी कुंडली ये है। तो आप यदि बिल्कुल लगातार, तो इसका मतलब आपके पास, आपके यहाँ काम करने वाला कुछ है ही नहीं, बस कह देना, और कह देने से अब जनता विश्वास नहीं करती है। जनता तो विश्वास यह करेगी कि उनके पास 10,000 रुपए नीतीश कुमार ने कहा, एनडीए की सरकार ने कहा और आ गया। हाँ, जनता यकीन, इस मतलब अगर इन जनरल नीतीश कुमार की इमेज करप्शन वाली बनी होती पहले से 20 साल के शासन में, तो लोग हम्म, यकीन भी करते। लेकिन 20 साल के शासन में तो नीतीश कुमार की निजी इमेज पर कोई डेंट नहीं हुआ, कोई उनके ऊपर निजी तौर पर किसी ने आरोप नहीं लगाए, और सरकार के ऊपर भी किसी बड़े घोटाले का तथ्यात्मक तरीके से किसी ने आरोप नहीं लगाया। कोई मामला कोर्ट में लेकर के जाता, अदालत संज्ञान लेती, चार उस पर जांच चल रहा होता सीबीआई ईडी का, तो वैसा तो कुछ मामला है नहीं, कोई जांच तो चल बिल्कुल। नहीं रही है सरकार का। आप भी हम्म, कोई ऐसा घोटाला खोल करके नहीं लिया, न पीआईएल किया, आपने कुछ नहीं किया। तो स्वीपिंग कमेंट करने से कि सारी व्यवस्था खराब है, शिक्षा खराब है, स्वास्थ्य खराब है, ठीक है, लेकिन आप कैसे अच्छा करेंगे? और दूसरा, हम्म, 1990 से 2005 में जब जो खराब हुआ, उसका क्या जवाब है आपके पास? तो ये सब चीजें करने की जरूरत है, पॉजिटिव एजेंडा लेके आना था। देखिए, अपोजिशन के पास जब 20 साल कोई आदमी सरकार में लगातार रहता है, तो अपोजिशन के पास बहुत सारे मुद्दे इकट्ठा हो गए होते हैं। भाई, बिल्कुल। सरकार में ही विसल ब्लोअर्स होते हैं, सरकार में विसल ब्लोअर्स होते हैं जो सरकार से नाराज लोग होते हैं, वही कई चीजें आकर के बताते हैं आपके पास। आपके दरवाजे बंद हैं, आपके सामने अगर कोई आता भी होगा तो बता के नहीं जा सकता है, क्योंकि आप किसी से मिलते नहीं हैं। आपके जो चाणक्य राजनीतिक सलाहकार जो हैं, वो भी बहुत एक्सेसिबल नहीं है। तो हम्म, पार्टी के भीतर कौन एक्सेसिबल है, और जो एक्सेसिबल है उसकी कोई हैसियत, ऐसी वक्त नहीं है कि वो कुछ मामला आगे बढ़ा सके। तो लोग भी चुपचाप बैठे हुए हैं, और यथा स्थिति को ही में ही देख रहे हैं कि यथा स्थिति में ही भलाई है। मान लीजिए अगर ये बात बन गई, लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि यथा स्थिति में ही भलाई है, जैसे चल रहा है इसी तरह से चलाए रखते हैं। पहली बार तो डबल इंजन की सरकार बनी है, और सचमुच आप बिल्कुल। देखिए, डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार को तो मिली नहीं कभी। जब जी। नीतीश कुमार थोड़े थोड़े बिट्स एंड पैचेज जिसको बोलते हैं, उसमें मिला। 2005 में हम्म, जब आए तो केंद्र में सरकार थी भाजपा की, कांग्रेस की सरकार थी, विरोधी पार्टी की सरकार थी कांग्रेस में, केंद्र में। 14 में नीतीश, जब केंद्र में सरकार बदली, तो नीतीश कुमार भी बदल के दूसरी तरफ चले गए। हम्म, तो उसके बाद जब 17 में वापस लौटे, तो थोड़े दिन रहे डबल इंजन की सरकार, और फिर अब आए हैं तो थोड़े दिन की है। तो पहली बार, ये दूसरी बार ऐसा है कि डबल इंजन की सरकार अगर कंटिन्यू करती है, तो लोगों को अगर उम्मीद जग जाती है कि ये डबल इंजन की सरकार है और ये भला करेगी, यथास्थिति ही रखते हैं, तो फिर तो कोई गुंजाइश नहीं बचेगी अपोजिशन के लिए। अपोजिशन को तो इस समय बहुत बड़ा एजेंडा लेकर के आना चाहिए था, जो बड़ा क्या, कोई छोटा एजेंडा भी लेकर के नहीं आ रहे हैं।
चलिए, तो देखिए बिहार की स्थिति क्या है, बिहार की सियासत बदल रही है, बिहार का चुनाव करीब आते जा रहा है और मूड ऑफ द बिहार हम बताते रहेंगे आपको कब, कहाँ परिवर्तन क्या हो रहा है। चुनाव है, चुनाव में 48 घंटे पहले हवा भी बदल जाती है और हमने चुनाव के दिन शहाबुद्दीन की पत्नी को हारते देखा था। चुनाव के एक दिन पहले तक वो चुनाव जीत रही थी 2009 में। तो चुनाव अपने आप में निराला है, तो हम आपको बताते रहेंगे, देखते रहिए लाइव स्ट्रीम्स को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।